हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में विधानसभा चुनाव पे चर्चा करूँगा। विधानसभा चुनाव 2023 के वोट डल चुके हैं। 17 तारीख को राजस्थान में कल डलेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हो चुके हैं। अभी तेलंगाना बचा है, जहाँ 30 तारीख को वोट डलेंगे, और मिजोरम में वोट डलेंगे। हिंदी भाषी प्रांत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके मतदान व्यवहार पे हम चर्चा करते हैं। राजस्थान पे भी चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि कल वोट डलना है, फिर भी उसका थोड़ा सा ट्रेंड बताता हूँ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2018 में जब चुनाव हुए थे तो इन 3 राज्यों में जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे, चुनावी पंडित थे, सब कह रहे थे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस की। जब परिणाम आए तो सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। छत्तीसगढ़ में एक तरफा 65 से अधिक सीट लेके भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में खंडित जनादेश मिला। खंडित, जी हाँ, 230 सीट में जादुई आंकड़ा 116 का है। कांग्रेस को मिले थे 115, भाजपा को मिले थे 109। किसी तरह जोड़ तोड़ करके सपा बसपा निर्दलीय से सरकार बनी। राजस्थान में एक तरफा, वहाँ भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार बनी। और 15 महीने बाद ही मार्च 2020 आते आते कोविड-19 का दौर भी चल रहा था, कोरोना की शुरुआत हुई थी। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक धड़ा 24 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए और सरकार अल्पमत में आ गई कांग्रेस की। फिर शिवराज सिंह चौहान रिटर्न बैक। वो पहले भी उन्होंने कहा था टाइगर कम बैक, तो टाइगर वापस आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 24 विधायकों के सहयोग से सरकार बनी। उपचुनाव हुए। उपचुनाव के समय भी बड़े ओपिनियन पोल थे, चुनावी पंडित कह रहे थे इन्होंने दगाबाजी की है, इनको जनता हरा देगी, लेकिन परिणाम दूसरा रहा और सरकार बन गई। और 2018 में 2 बार सरकारें बनी, एक बार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी। और इस बार फिर 6 महीने पहले से ही लोगों के सर्वेक्षण, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चुनावी पंडित, यूट्यूबर सब दे रहे थे कि राजस्थान में तो चलन है परिवर्तन का, इसलिए वहाँ बीजेपी आएगी। छत्तीसगढ़ में यथास्थिति रहेगी, भूपेश बघेल रहेंगे, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। शिवराज जी का चेहरा कोई पसंद नहीं कर रहा है, शिवराज जी का चेहरा नहीं बदला इसलिए हार जाएगी, ये है वो है, बहुत तरह तरह के। यहाँ तक कहा गया कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी को 70 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा और 150 से ऊपर। राहुल गांधी भी यहाँ पे भी भाषण में आके कह गए कि 150 प्लस हम आएंगे। और छत्तीसगढ़ में तो दावा कर रहे हैं 70 सीटें मिलेंगी। और हमारे समाचार पत्र के विश्लेषक, राजनीति शास्त्र के पंडित, चुनावी विश्लेषक भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने लड़ाई ही नहीं, 5 साल तक अपना स्टैंड ही नहीं खड़ा करा। और रमन सिंह जो उनके 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो अब संन्यास सा ले चुके हैं, कुछ नहीं बना। शिवराज जी के लिए भी कहा गया है कि इस चेहरे को देख के अब लोगों को ऊब हो रही है, 18 साल से इसी को देख रहे हैं, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और 6 महीने पहले ही कर्नाटक में चुनाव हुए थे। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, सॉरी, बीजेपी की सरकार नेशनल बनी थी, उसको अलग करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, बीजेपी को वापस आना पड़ा विपक्ष में। तब ये कहा गया कि देखिए कर्नाटक में कांग्रेस ने शंखनाद कर दिया है, अब इन 3 राज्यों में, अभी तेलंगाना और मिजोरम, मतलब 5 राज्यों में कांग्रेस वापसी करके 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। यहाँ मेरा तर्क कुछ अलग है। कर्नाटक से तुलना जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और चुनावी पंडित, मीडिया, वो उससे मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में तो बीजेपी ने कभी फुल फ्रेश अपनी सरकार बनाई ही नहीं, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस ने तो हमेशा फुल फ्रेश सरकार बनाती थी, वोट परसेंटेज भी, और वो सब हम जान रहे हैं कि वादों की झड़ी करके सरकार बनी। वहाँ पे अगर बीजेपी वापस
हो गई है विपक्ष में तो कोई बड़ी बात नहीं। अब कर्नाटक के परिदृश्य को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ला रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, 99 में अलग प्रांत बना। 70 सीटों वाला है, 11 यहाँ लोकसभा की सीट है, 90 विधानसभा और 11 लोकसभा की सीट है। तो 70 सीट 90 में से लेना ये चमत्कारिक लग रहा है। और ये कहना कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी लड़ी ही नहीं, मैं नहीं मानता। बीजेपी ने लड़ी, अपने हिसाब से लड़ाई लड़ी। और अब तो खैर 3 दिसंबर को सब स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि अगर शिवराज को नहीं बदलेंगे तो सरकार नहीं आएगी। इसमें बीजेपी के भी कुछ लोग कह रहे हैं और कांग्रेस भी और पत्रकार भी कह रहे हैं। पर मेरा मानना है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो वोटिंग हुई 19 तारीख के मतदान व्यवहार को देखेंगे तो आप स्थितियां सब पलटी हुई नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह ने एक लाडली बहना का प्लान लाए थे, सभी बहनों को पैसा दे रहे थे। वो 1,40,00,000 के लगभग पैसा बहन 1,000, फिर बाद में 1,250 रुपये हर महिला को दिया गया। अब 1,40,00,000 जो महिला मतदाता हैं, इनको दिवाली के एक दिन पहले भी पैसा मिला और दिवाली की इनने भरपूर खरीदारी की। दूसरी चीज कही जा रही है कि 22 लाख युवा वोटर हैं, इस बार 22 लाख नए वोटर हैं, और ये 22 लाख वोटर वो हैं जिन्होंने बीजेपी का शासन देखा और उससे ऊब गए। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि 2003 के पहले जो दिग्विजय सिंह का शासन था, उनको इस युवा वोटर ने उसको देखा ही नहीं। उसको नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में अंधेरा रहता था, सड़कों में गड्ढे रहते थे या गड्ढों में सड़क रहती थी, ये तय करना मुश्किल था। बिजली आती नहीं थी, कटौती की जाती थी, बेरोजगारी इन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इसलिए उसको ये काला सच तो मालूम ही नहीं। ये तर्क दिए जा रहे हैं। इसलिए 22 लाख वोटर ये, और सरकारी कर्मचारी जो 3 लाख के लगभग वोट डले हैं वो, तो उनका 4 गुना कर दें तो 10 लाख हो जाए, 3 चौके 12 लाख होते हैं। 12 लाख वो और 22 लाख युवा वोटर, कह रहे हैं ये गेम चेंजर है। और इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा ये, और राजस्थान में भी वो कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन जो है कि बीजेपी के हाथ से तीनों स्टेट निकल जाएंगे। राजस्थान का तो कह नहीं सकते। लेकिन जो अभी 19 तारीख को वोटिंग हुई, उस वोटिंग में आप देखिए, मध्य प्रदेश में 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और दोपहर के 2 बजे तक महिलाओं की इतनी जबरदस्त भीड़ लगी थी, इतनी, हर बूथ में, चाहे वो जबलपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर, सब जगह महिलाओं की लाइन लगी थी। महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ 2 बजे ही अपना वोटिंग कर ली, और 2 बजे के बाद थोड़े देर बाद आंकड़े आने शुरू हो गए और शाम को ठीक 5 बजे के लगभग 71% वोटिंग हो चुकी थी। और शाम को जब अंतिम वोटिंग हुई 6 बजे के बाद के आंकड़े जो आए, तो वो बता रहे हैं करीब 78%, लगभग 80 के आसपास पहुंचा है। पिछले साल वो 75 था। अब बढ़े हुए आंकड़े को, बढ़े हुए प्रतिशत को कहा जा रहा है ये क्या निर्णय लेगा, किस पे गया, कहाँ गया। एक तो ये है। छत्तीसगढ़ में भी यही ट्रेंड रहा, वहां पे भी बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई। इन दोनों राज्यों की अगर तुलना करें तो देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक था, बीजेपी का सबसे सशक्त कैडर था। मेरे सामने ही बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में, उस वक्त 2 सीट मिली थी। और एक चुनाव में तो ये हाल हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी ही अपनी सीट गंवा बैठे थे, वो भी नहीं जीते थे। दिग्गज नेता हारे थे इंदिरा गांधी के समय, जब वो राजीव गांधी बने थे, ऐतिहासिक जीत के साथ। अब ये पार्टी उस समय से चुनाव से अभ्यस्त होती आई है, एक चुनाव हारती है, एक जीतती है, एक हारती, जीतती है, अगले की तैयारी में दूसरे दिन से लग जाती है। यहाँ का कैडर जबरदस्त है, जो सिर्फ पार्टी को देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता, और उत्साह के साथ इसको लाना नहीं पड़ता, इस तो प्रेरणा से पोलिंग बूथ पे जाता है और मतदान करता है। अभी भी यहाँ पे जो चुनाव हुए हैं, देखिए, महिलाओं को उन्होंने मोटिवेट करा, शिवराज जी ने इतना भाषण दिए, सब दिए कि महिलाएं आई, उनको मिला जो मिला, तो उसका उन्होंने प्रतिफल दिया। और 2 बजे तक ही महिलाएं अपने वोटिंग करके फ्री हो गई थी। बाद में युवा वोटर उन सब ने वोटिंग करी है और मतदान का प्रतिशत बढ़ा।
पिछली बार भी इतनी था। पिछली बार भी बीजेपी 2018 में कांग्रेस से मत प्रतिशत में आगे थी, लेकिन सीट में कम थी। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था मतों के प्रतिशत में। राजस्थान में भी कमोबेश बराबर थी। अब अगर एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार थी, हर बार होती है सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी लहर। अगर सत्ता विरोधी लहर थी तो मतदाताओं को इतने उत्साह के साथ क्यों है? उसमें भी आप देखिए, सरकारी कर्मचारी जो कि नाराज हैं, कहा जा रहा है ना, सरकारी कर्मचारी बीजेपी शिवराज सरकार से नाराज हैं, लेकिन उनके 50% ही वोट डले हैं। 6 लाख के लगभग हैं और 2,74,000 ही वोट डले हैं। पर 3 लाख भी मान लें तो आधे ही सरकारी कर्मचारियों के वोट डले हैं। अब उनके परिवारों ने कितने डाले मालूम नहीं। और युवा वोटर जो हैं, आप जो कह रहे हैं ना 22 लाख, ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी के कहाँ, ये अभी तय नहीं है। युवा वोटरों का 22 लाख कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। लेकिन महिला वोटर तो पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त वोटिंग की है, मतदान बढ़ा है। और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने भी वोटिंग की है। मैं मानता हूं कि टिकट वितरण के कारण कुछ क्षेत्रों में असंतोष था, कुछ जगह निर्दलीय खड़े हो गए प्रत्याशी, कुछ जगह जो प्रत्याशी है उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चले, जो कहा जा रहा वाएं होती तब जगह कि कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन वोट नहीं दिया। पर मेरा अपना मानना है कि मैंने अपने जीवन काल से ही देखा है, बीजेपी को जन्म लेते बीजेपी का कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता से, अपनी पार्टी से नाराज हो जाता है, मुंह फुला के बैठ जाता है, लेकिन विपक्ष को वोट नहीं देता। ये तय है, ये हर किसी का तय है। अब एक और कांग्रेस की जो बता रहे हैं रुझान, अभी तो ओपिनियन पोल सब तरह के आ रहे हैं। कुछ में कह रहे हैं कि बीजेपी को 135 सीट मिल रही है, किसी में कह रहे हैं 120 सीट मिल रही है, किसी में कह रहे हैं कांग्रेस को 135 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 120 सीट मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जो 70 प्लस बता रहे थे वो भी आ गए हैं 45, दोनों पार्टियों को 45, कांग्रेस को भी 45 बता रहे हैं, बीजेपी को भी 45 बता रहे हैं। और राजस्थान में तो अभी बता रहे हैं कि 125 बीजेपी है और 70-75 के आसपास कांग्रेस है। अब यहाँ एक चीज और बताता हूँ, टेस्ट इंडिया गठबंधन में था, INDIA गठबंधन बना था। इसमें बसपा भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, समाजवादी थी। बीच में एक बार कमलनाथ जी ने कह दिया, जब टिकट वितरण में समाजवादी पार्टी को नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता अखिलेश वखिलेश कौन है। आपने तो कह दिया अखिलेश वखिलेश कौन है, हो जाता है। लेकिन उसको, अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने 75 जगह अपने कैंडिडेट खड़े और साफ बोल दिया है कि हम कांग्रेस को डुबो के रहेंगे। ओपनली बोला अखिलेश जी ने। मायावती जी भी नाराज, उन्होंने भी लगभग 200 स्थानों पे अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब आप सोचिए कि जहां ये लोग दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन में थे, कांग्रेस के हाथ मजबूत कर रहे थे, गौंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपने आदमी खड़े किए, तो ये वोट तो देंगे नहीं, बल्कि आपके वोट काटेंगे। फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार 150 प्लस मिलेगी सीटें? कांग्रेस को 150 प्लस सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। और अभी जो ओपिनियन पोल जो यूट्यूबर दे रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के रखी है, चुनाव आयोग ने रोक लगाई, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यूट्यूब में देख नहीं रहा है। जबकि आजकल तो आप देख सकते हैं सभी यूट्यूबर पे रोक लगा देना चाहिए, पर नहीं लगी, सब अपने अपने दे रहे हैं। कुछ ने तो जोशी गणना कर दी, कुछ ने तो दूसरे वोटिंग के दूसरे दिन बता दिया, इसने यहाँ पे इतने जीतेंगे, यहाँ जीतेंगे। जौनपुर में 8 सीट में थे 8 जीतेंगे, भोपाल में 8 में से 4 जीतेंगे, इंदौर में 4 जीते, सब अलग अलग अपने गणित हैं, सब बता रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब फाइट बहुत तगड़ी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 तारीख को जब होगा तो 2 प्रकार की स्थिति बनेगी। ये तो तय है कि बीजेपी ने आखिरी मूवमेंट में 2 महीने के अंतराल में अपना प्रैक्टिकली चुनाव लड़ा है कि शिवराज सिंह चौहान को पहले टिकट नहीं दी गई, पहली 3 लिस्टों में, बाद में टिकट दी गई, तो लोगों ने उसका भी मनगढ़ंत आधार बना लिया कि बीजेपी ने शिवराज जी को अलग कर दिया। वही हाल रमन जी के हुआ, बाद में उन्हीं को टिकट दिया और देखिए उन्हीं की सभाओं में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ी। तो जनता को विश्वास था। जनता पहला थोड़ा थी कि अरे कौन लड़ेगा मुख्यमंत्री, कोई नहीं है, मुख्यमंत्री कोई नहीं है।
लेकिन जब बाद में सारी टिकटें हो गई तो उन्होंने कहा हमको पार्टी के लिए लड़ना, मुख्यमंत्री तो हमारा अपने आप कोई भी है, पार्टी तय करेगी, बन जाएगा, और वो सक्षम होगा, हमारे बीच का ही होगा, बाहर का नहीं होगा। अभी स्थिति यह है, क्लियर कट है कि जो चुनावी पंडित, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो जनता में है वो कोई भ्रम में न रहे। कांग्रेस को जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इतनी भरकम सीटें, भारी भरकम सीटों के साथ विजयी होगी, वो अब सपना लग रहा है, क्योंकि वोटिंग के बाद से कांग्रेस के प्रत्याशी भी शांत बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी भी शांत बैठी है, उतना ज़्यादा हल्ला नहीं है। दूसरी चीज, पिछली बार जैसे हंग पार्लियामेंट हुई थी, हंग यानी फंसी हुई, मध्य प्रदेश में तो 115 और 109 ये क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली थी। एक स्थिति ऐसी बनेगी या तो हो, और उसमें फिर वो तोड़ मरोड़ करके जो भी होगा सक्षम बना लेगा। छत्तीसगढ़ में जो 65+ थी कांग्रेस, अब खुद ही बता रहे हैं 45 पे आ गए हैं। अब 45 90 होते हैं, इसमें बसपा, समाजवादी और के जोगी जी की पार्टी और कुछ निर्दलीय भी हैं। तो यहाँ पे भी जो जनादेश मिलेगा वो जनादेश खंडित मिलेगा। राजस्थान में तो सभी ने बीजेपी को एक तरफा जीत बताई है। ये अब रिजल्ट कुछ भी हो, ये तो ईवीएम में कैद है, 3 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी का टुकड़ा साफ हो जाएगा, तो ये जनादेश में जो परसेंटेज है इसके आधार से मुश्किल से आधा 1% का वेरिएंस है, और आधा 1% के वेरिएंस से केंद्र की सरकार को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मोदी जी लंबी जीत के साथ तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और वेरिएंस कब अंतर लाता है? जब 10% का अंतर हो। तो अभी इन 5 चुनाव में आप देख लेना, रिजल्ट आएंगे 10% से ज़्यादा कहीं तो कल्पना ही नहीं है, 1 या 2% में ही सब कुछ होगा। तो इनको जो कहा जा रहा है चुनावी पंडितों द्वारा, विभिन्न प्रकार के पत्रकारों द्वारा, ये एक तो बदलाव है, ऐसा कोई बदलाव नहीं। हाँ, सरकार ने लोक लुभावन योजनाएं जो दी हैं उनका पालन करना जरूर दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत का काम करेगा। एक और मैं देख रहा था एक चैनल में, वो कह रहे थे बीजेपी ने 17 अगस्त को, 3 महीने पहले घोषणा की थी ना, 17 अगस्त को मध्य प्रदेश की जिन 39 सीटों की घोषणा की है वो 39 पूरी हारी थी। वो कह रहे हैं इसमें से 3 सीटें जीतेगी, तो 3+ हुई ना भाई। वो कह रहे हैं वो दांव चला नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा 39 में 3 जीतते हैं या और ज़्यादा जीतते हैं। लेकिन अगर 3 भी जीतते हैं तो उनकी जो 109 सीट थी बीजेपी की पिछली बार, 109 में 3 जोड़ो तो आपके वैसे ही 112 हो जाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर दूसरे 39 सीट उन्होंने जो सांसदों के साथ दी है उसमें भी मैक्सिमम हारी सीटें थी, 1-2 को छोड़ के। जैसे नरसिंहपुर जीती सीट थी और सीधी में जीती सीट थी। 39 में 2 कम अगर आप करते हैं तो 37 में से अगर उसमें से भी 5 भी जीत गए तो 112 और 5 117। आपको चाहिए कितने? आपको चाहिए 116, 1+। तो ये एक अनुमान जो है, मेरा अपना एक अनुमान है, क्योंकि मैं जानता हूं बीजेपी को, ये कभी भी हार नहीं मानती, ये सतत रूप से लगे रहती है। अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा था 8 मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया, जो कि कमजोर समझी जा रही थी, उसने अपने चुनावी प्रबंधन से, अपने जो क्रिकेट का चुनावी प्रबंधन, वो भी एक क्रिकेट ही है, चुनाव था, क्रिकेट का चयन करना था, चुनाव वहाँ भी था, अपने करिश्माई प्रबंधन से इंडिया जैसी 10 मैच जीतने वाली टीम को घुटने टेकवा दिया। ठीक यहाँ हालत हमारी भी यही है कि सभी राजनीतिक दल लगे हैं, लेकिन अंत में बीजेपी का कार्यकर्ता वोट डालता है, कार्यकर्ता को, उम्मीदवार को नहीं, वोट डालता है वोट पार्टी को, और पार्टी उसमें जीतती है। आइए देखते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है कि स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी है और 2024 में लोकसभा में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि युवा जो हैं, यूथ जो हैं, वो डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनको धक्के नहीं खाना,
उनको सपाट चिकनी सड़कें चाहिए जिसमें कि वो स्पीड से चल सकें। हम लोगों का दौर गया कि हम गड्ढों में चलते थे, हमारे पास स्पीड नहीं थी, तो वो उसमें चल रहे हैं सपाट चिकनी सड़कों में। अपने इंटरनेट क्रांति से वो अभिभूत हैं। और अब देखिए 3 तारीख को क्या रिजल्ट होगा, लेकिन मेरा अपना आकलन ऐसा है कि सारे परिणाम जो हैं अभी भी यहाँ किसी प्रकार का बदलाव नहीं। छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा और राजस्थान में बदलाव होगा, मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बराबरी पे आ गए हैं दोनों पार्टियां, और राजस्थान में तो खुद ही बता रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और सुधार कर सकूँ।